बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड, पेपर 10th। मैंने पिछले वीडियो में आपको दयानंद सरस्वती के बारे में बताया था। हम उनके अब राज्य, स्वराज्य, राष्ट्रीय एकता, चक्रवर्ती राज्य के बारे में वो क्या बात करते हैं, क्या उनके विचार थे, वो मैं बताऊंगी इसमें आपको। देखिए, दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बरसों पहले स्वराज्य की कल्पना की थी। जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो शायद ही किसी ने स्वराज्य के बारे में सोचा होगा, पर बरसों पहले दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य के बारे में कहा था और उनका ये मानना था कि कोई भी व्यवस्था कितनी भी अच्छी क्यों न हो, पर वो स्वराज्य से अच्छा कभी भी नहीं हो सकती है। उनका ये मानना था कि हो सकता है अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा है, अंग्रेजी की संस्थाएं अंग्रेज़ों की संस्थाएं अच्छी हैं, उनकी भाषा अच्छी है, उन्होंने अच्छा विकास किया हुआ है और हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था कर रहे हैं वो भी अच्छी है, किंतु वो स्वराज्य से अच्छा कभी भी नहीं हो सकता है। तो देखिए, ये पहले व्यक्ति थे महर्षि दयानंद जिन्होंने बरसों पहले स्वदेशी और स्वराज्य की बात कही थी। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल के समय बंग भंग आंदोलन जब चला था तब हमारे यहाँ स्वदेशी और बहिष्कार चला था। उस बात को बरसों पहले दयानंद सरस्वती ने कह दिया था। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की बात कही थी। उसके बाद देखिए, दादा भाई नौरोजी और लोकमान्य तिलक ने इनके बाद स्वराज्य की बात कही। महर्षि दयानंद जो थे, उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो स्रोत था वो वेद ही थे, क्योंकि अथर्ववेद में स्वराज्य से श्रेष्ठ कोई दूसरा राज्य हो ही नहीं सकता है। यह आप सबको भी पता है कि हम कहीं भी चले जाएं, जो फ्रीडम, जो सुविधाएं हमें अपने घर में होती है वो हम दूसरे के यहाँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वही बात राज्य पर भी है। दूसरा शासन कर रहा है, वो बहुत अच्छा है, हमें सुख सुविधाएं दे रहा है, पर वो हमारे राज्य से अच्छा नहीं हो सकता है। इनका मानना ये था, उन्होंने इसके को एक्सप्लेन करने के लिए अथर्ववेद की जो ऋचाएँ थी उसके बारे में कहा कि स्वराज्य से श्रेष्ठ कोई राज्य नहीं हो सकता। इसी तरह ऋग्वेद में स्वराज्य कैसे चलाया जाता है, कोई भी राज्य स्वराज्य कब होगा, है ना। आप भी चला रहे हैं, हमारे यहाँ भी अगर चलाने वाले ठीक नहीं हैं, जो राजा ठीक नहीं है, तो फिर स्वराज्य को स्थापित कैसे किया जाएगा। तो उनका ये कहना था कि यदि लोग आपस में लड़ने झगड़ने वाले होंगे, उनका दृष्टिकोण संकुचित होगा, तो फिर स्वराज्य कैसे स्थापित होगा। तो उन्होंने वेदों की उक्ति को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वराज्य चलाने के लिए 3 दृष्टि अवश्य होनी चाहिए। मित्र दृष्टि होनी चाहिए, अर्थात आपको सबके साथ सहयोग करके चलना है। दूसरा, विस्तृत दृष्टि होनी चाहिए, आपको सबको साथ लेके चलना है। और ज्ञान भी आप में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ज्ञान होगा तो आप समस्याओं से आसानी से निकल सकते हैं। आप जो भी समस्याएं आपके सामने आती है, ज्ञान के माध्यम से आप उनको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि ने कहा कि स्वराज्य ही सबसे उत्तम राज्य है, पराधीन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता है। और महर्षि दयानंद ने देश में एक राजनीतिक चेतना को उस समय एक नया मोड़ दिया, है ना। लोगों में उस समय जो ये भावना आ रही थी कि अंग्रेजी श्रेष्ठ हैं, उन्होंने इसको एक थोड़ा सा विराम दिया कि आप सोचिए कि श्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद में लिखा गया है वो श्रेष्ठ है, अंग्रेजों ने जो कहा है वो श्रेष्ठ है, आपकी संस्कृति जो है वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन है और स्वराज्य क्या होता है, इसको उन्होंने बहुत वेदों के माध्यम से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और ये स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी संस्कृति, हमारे राज्य श्रेष्ठ हैं
और एक बार पुनः जो समाज थोड़ा सुषुप्त अवस्था में आ गया था उसमें उन्होंने चेतना फूंक दी। देखिए अब राज्य के बारे में वो क्या कहते हैं। दयानंद सरस्वती जो थे वो चक्रवर्ती राज्य की कल्पना करते थे। यहाँ चक्रवर्ती राज्य से तात्पर्य है कि वो एक बड़े राज्य की कल्पना करते थे। उस बड़े राज्य में सब अपने अपने कुछ जो शक्तियां हैं उनका हस्तांतरण कर देंगे और एक प्रमुख राजा होगा जो उन सब की व्यवस्था करेगा और सब सामूहिक रूप से रहेंगे। इस तरह के राज्य जो थे वो हमारे प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। आपने एंशंट इंडिया पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि समुद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने बड़ी बड़ी विजय करी थी और विशाल साम्राज्यों की स्थापना करी थी, किंतु वो जो दूरस्थ प्रदेश थे उन प्रदेश के व्यक्ति केवल उन्हें कर देते थे। उनकी अधीनता तो उन्होंने स्वीकार करी थी, किंतु वो कर देकर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को वो खुद करते थे। तो इसी तरह की बात चक्रवर्ती राज्य की बात करते हैं दयानंद सरस्वती भी, कि बड़ा राज्य बना लीजिए, सब अपना अपना कार्य करिए और सामूहिक रहिए। मतलब एक अगर आप जैसे जॉइंट फैमिली होती है ना, एक तो परिवारों का विघटन हो जाता है तो उसका विकास जो है वो स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है ना भाई। एक तो एक ही परिवार है और एक किसी के फैमिली में 5 बेटे हैं तो 5 बच्चों ने अपना अलग अलग परिवार बना लिया, तो देखिए उस फैमिली का जो विकास है वो कम हो गया, हर चीज़ में फ़र्क पड़ेगा। तो इसी तरह अगर राज्य बड़ा है और सब लोग मिलकर उस राज्य का विकास करेंगे तो वो राज्य उन्नति की शिखर की तरफ जाएगा, ऐसा दयानंद का मानना था। देखिए इसी तरह उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने कहा कि जब व्यक्तियों को ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में ज़बरदस्ती से कन्वर्ट किया गया है तो हम पुनः उन्हें हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। देखिए ये उस समय एक बहुत बड़ी बात थी, जब छुआछूत जैसी बात थी। अगर कोई मुसलमान बन जाए तो उसको वापस हिंदू धर्म में लाना बहुत ही मुश्किल बात थी, किंतु उन्होंने ये शुद्धि आंदोलन के माध्यम से जिन लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया गया था, ईसाई बना लिया गया था, या कुछ लोग मजबूरी में बन गए थे, उन सब को उन्होंने वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया। ये उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। देखिए और बहुत मतलब इतना आगामी सोच उनकी थी कि उन्होंने समाज को बचा लिया। भाई निरंतर कन्वर्जन होता तो क्या होता, हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग ईसाई बन जाते, मुसलमान बन जाते, कोई मजबूरी में बन जाता, कोई ज़बरदस्ती बना दिया जाता और उन्हें पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित नहीं किया जाता। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी और बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कदम था। इसी तरह वो राष्ट्रीय एकता पर भी उन्होंने अपने विचार रखे और कहा कि राष्ट्रीय एकता किसी भी, अगर राष्ट्र को एक करना है तो देश की एकता बनाए रखनी है तो उसके लिए 2 ही तत्व महत्वपूर्ण है, एक तो वैदिक धर्म और दूसरा हिंदी भाषा। उन्होंने ये कहा कि वैदिक धर्म सबसे पुराना है और हिंदी भाषा को अधिकांश लोग बोलते हैं, समझते हैं। तो अगर आप राष्ट्रीय एकीकरण करना चाहते हैं, एकता को विकसित करना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब लोग एक समान भाषा बोलेंगे तो निश्चित रूप से उनका एकीकरण होगा। राज्य के बारे में दयानंद सरस्वती थोड़े आदर्शवादी थे। उनका आदर्श एक अच्छी सरकार से था। उनका ये मानना था कि जो प्रशासन पद्धति है उसको चलाने वाले व्यक्ति अगर बहुत ही गुणवान है, दुराचारी नहीं है और सारे नैतिक गुणों से संपन्न है, तो इस प्रकार के राज्य का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। तो ये उन्होंने जो बात कही थी राज्य के संबंध में, ये उनकी थोड़ी आदर्शवादी सोच थी, क्योंकि वो वैदिक
वेदों को मानते थे और वेदों में जो राजा की कल्पना की गई थी वो एक आदर्श रूप में की गई थी कि जैसे गांधी जी राम राज्य की कल्पना करते थे कि किसी प्रकार का किसी को दंड नहीं दिया जाएगा, चोरी नहीं होगी, लोग ऐसे ही चले जाएंगे घरों को छोड़कर। पर देखिए, जो मानव प्रवृत्ति है वो सब जगह एक जैसी होती है, इसलिए दंड की भी आवश्यकता होती है। जैसा कौटिल्य ने कहा ना, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए, राजा को क्या क्या करना पड़ता है, उन सब की आवश्यकता होती है। किंतु फिर भी जो दयानंद सरस्वती थे वो ये मानते थे कि जो राजा है वो नैतिक गुणों से संपन्न अगर होगा तो राज्य बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। इसी तरह राज्य की जो आवश्यक अंग है उसके बारे में भी वो बताते हैं। उनका मानना था कि सभा समिति होनी चाहिए। पूरा जो राजा है, राजा के पास ही सब कुछ उसके ही हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि राजा को कार्य को बांट कर, है ना, मंत्रियों में कार्य को बांटे, सभा समिति में कार्य को बांटे और हर तरह से कार्य का विभाजन कर कर अपना शासन चलाना चाहिए। ईश्वर में वो विश्वास करते थे और उनका ये भी मानना था कि जो ईश्वर है वही राज्य का प्राण है ना। वो मैंने आपको बताया कि आदर्शवादी थे, तो वो ये मानते थे कि राज्य जो है वो भी ईश्वर का ही है। तो राज्य की अवयवी रचना के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने राज्य से अलग नहीं हो सकता है। राज्य के अंदर किसी एक वर्ग की भी गरीबी या दुख समस्त नागरिकों के लिए होगा। इसलिए राज्य के किसी वर्ग में होने वाली गिरावट राज्य के सभी लोगों को मिलकर रोकनी चाहिए। ये उनका मानना था कि सब लोग मिलकर कार्य करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग अगर तकलीफ में है तो दूसरा वर्ग उसके लिए कार्य नहीं करेंगे। तो ये उनके राज्य के संबंध में विचार थे।